हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो लिखा है कि इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच द सुपीरियर पेज देयर सबऑर्डिनेट्स डिफरेंटली और पार्शियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, जेंडर, एज एंड रिलीजन। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कम वेजेस पे करता है, या आप कह सकते हो कि लेस वेजेस पे करता है, या फिर डिफरेंटली पे करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम करता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सा जॉब प्रोफाइल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कि उनका क्या जेंडर है, क्या वो मेल है या फीमेल है, क्या उनका रेस है, क्या उनका एज है और क्या उनका रिलीजन है। इन सारे बेसिस पे जब वो डिफरेंशिएट करता हो वेजेस का पेमेंट में, तो उसको हम कहते हैं वेज डिफरेंशिएशन। ओके, लाइक अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आप ये कंसिडर कर सकते हो कि जब वुमेन और मेन जो है वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, दोनों का जॉब प्रोफाइल भी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम आवर्स भी उनका सेम है और सेम प्रोडक्टिविटी भी है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वुमेन को कम पे किया जा रहा है और मेन को ज़्यादा पे किया जा रहा है। तो ये जो है आपका है, ये एग्जाम्पल है वेज डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि वो लोग सेम लेवल पे ही काम कर रहे हैं बट सिर्फ उनका वेजेस डिफरेंट है या सैलरीज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनको जेंडर के बेसिस पे जेंडर बायसनेस किया जा रहा है या फिर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसलिए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वेज डिस्क्रिमिनेशन में। अगर आप रिलीजन की बात करो तो जो कंपनी है वो अगर उसका जो एचआर मैनेजर है या फिर जो ओनर है, सीईओ, वो अगर आपका हिंदू है और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हिंदू हैं और एक आध दो जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो उनको मुस्लिम पसंद नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं तो वो काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी वो रिलीजन के बेसिस पे वेज डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है कि क्योंकि वो उसका रिलीजन दूसरा है, वो क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, तो उस बेसिस पे वो क्या कर रहा है कि वो वेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ओके, सो ये सब बेसिस पे वेज डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि कौन कौन से मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उससे क्या हो कि आपका वेज डिस्क्रिमिनेशन जो प्रॉब्लम है वो उससे आप ओवरकम कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है कि जब गवर्नमेंट जो होती है वो एक मिनिमम वेज फिक्सेशन करती है। ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वेजेस या सैलरीज का पेमेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्सेशन करती है, और वो जो मिनिमम वेज फिक्सेशन होता है वो बहुत सारे क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। जैसे कि किसी भी कंपनी में किसी भी जो एम्प्लॉय जिसको वेज पे करना है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं क्या उसको वो वेज फुलफिल कर पाएगा या नहीं, जैसे उसका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, या फिर जो इन्फ्लेशन रेट है उन सबको टैकल कर पाएगा कि नहीं ये वेज। उन सारे चीज़ों को, उन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्स करती है, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उससे या तो उतना आपको देना होगा मिनिमम, या फिर आप उससे ज़्यादा दो बट आप उसको कम नहीं दे सकते हो उससे, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया अमाउंट है। तो ये एक मेथड है जिससे कि आप वेज डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम कर सकते हो, जो कि है कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया मिनिमम वेज फिक्सेशन जो होता है। ओके, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। और नेक्स्ट आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सारों चीज़ें, ये चारों प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तभी भी आप वेज डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो है नेचर ऑफ जॉब। आप ये चीज़ देखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो नेचर ऑफ उनका जॉब कैसा है, राइट। जैसे कि कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका जो नेचर ऑफ जॉब होता है वो बहुत हजार्डस होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो जिनका काम बहुत डेंजरस है, जो कि माइनिंग करते हैं, बहुत नीचे जाते हैं ज़मीन के, या फिर जो कि पानी के अंदर जाते हैं, जो नेवी में बेसिकली लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत नीचे 30 मीटर पानी में जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, तो उनका जो सैलरी होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो डेंजरस है या हजार्डस है। वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि फर्नेस में काम करते हों, राइट, तो उन लोगों का क्या होता है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब जो है वो थोड़ा हजार्डस है या डेंजरस है, तो इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा रखनी चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा, पायलट का एग्जांपल।
कि पायलट जो होते हैं क्योंकि वो एरोप्लेन उड़ाते हैं और उनके ऊपर इतने सारे पैसेंजर्स की जिम्मेदारी रहती है कि वो सेफली लैंड करवाए, तो उस कारण से जो नेचर ऑफ जॉब होता है पायलट का, वो भी काफ़ी डेंजरस होता है। तो वहीं पे कंपैरेटिवली अगर किसी नॉर्मल एचआर मैनेजर को हम देखें तो उनका कुछ वैसा डेंजरस या हैजार्डस जॉब तो होता नहीं है, तो इसलिए पायलट की सैलरी ज़्यादा होती है और जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनकी कंपैरेटिवली सैलरी कम होती है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब भी मैटर करता है। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लोगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो आप वेज डिस्क्रिमिनेशन को से ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट है फर्म्स एबिलिटी टू पे, यानी कि फर्म कितना पे कर सकती है, राइट। बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को उतना नहीं पे कर सकती है, तो एक लिमिटेड अमाउंट पे पे कर सकती है वेजेस या सैलरीज को। तो फर्म का एबिलिटी भी देखना चाहिए कि वो कितना पे कर सकती है, ओके। और जैसे कि अगर हम बात करें अंबानी की, तो उनकी जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंपैरेटिवली काफ़ी हाई सैलरी देते होंगे, राइट, जो कि एक नॉर्मल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उससे तो कंपैरेटिवली हाई सैलरी देते होंगे। तो इसलिए फर्म का एबिलिटी भी देखना होता है कि वो कितना पे कर सकता है, और उसके बेसिस पे फिर पेमेंट या लाइक वेजेस या सैलरीज आप पे करो। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब फर्म की जो एबिलिटी है वो कम होती है पे करने की, तो वो क्या करते हैं, वैसे वर्कर्स को हायर करते हैं जिनको वो कम पैसा में ज़्यादा काम करा रहे हैं, लाइक वो चाइल्ड लेबर भी करते हैं, राइट। चाइल्ड लेबर भी होता है बहुत जगह कि वो कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी उतनी एबिलिटी नहीं होती है पे करने की, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों से काम करवाते हैं और फिर कम पेमेंट करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है नेगोशिएटेड वेजेस। नेगोशिएटेड वेजेस क्या कहते हैं कि हमेशा एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, काइंड ऑफ बार्गेनिंग करनी चाहिए कि कितना वेजेस चाहिए, राइट। लाइक अगर आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू के टाइम पे या मे बी उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपने मान लो कि बोला कि मुझे 40,000 चाहिए, ओके, और कंपनी 40,000 नहीं दे सकती है, तो वो बोलेगी कि मैं आपको 30,000 दूंगा। तो उस केस में आप नेगोशिएशन कर सकते हो कि ठीक है ना, मेरा ना आपका 35 में इसको फाइनल करते हैं। तो ये क्या हो गया, नेगोशिएटेड वेजेस। लाइक हमेशा कंपनी में एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में नेगोशिएशन होना चाहिए ताकि उसे उनका भी सेटिस्फैक्शन रहे, एम्प्लॉयज़ का भी सेटिस्फैक्शन रहे कि ठीक है मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी मिल गया जिससे मैं अपना लिविंग कर सकूँगा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाऊँगा, और उससे एम्प्लॉयर भी खुश रहे कि उसको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे नेगोशिएटेड वेजेस का वही मतलब है जो मैंने आपको भी समझाया, और इससे आप ओवरकम कर सकते हो वेज डिस्क्रिमिनेशन से, ओके। और लास्ट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। अगर उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो हाई सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो भी चीज़ मेंशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हैं कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल हो जाएं या उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं, बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको मिल जाए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना चाहिए उनका वेजेस एंड सैलरीज, ओके। तो इससे भी आप वेज डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम कर पाओगे, ओके। सो यही थे वेज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब था और इसका मेथड था जिससे कि आप इसको ओवरकम कैसे कर पाओगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी अगर कोई डाउट है डू कमेंट में तो कमेंट बॉक्स बिलो। मैंने इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर को भी समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो और उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।